नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं R9 टीवी। आपके साथ मैं हूं पंकज रौतेला। दुनिया से लेकर देश में कोरोना का कोलाहल था और कोरोना अभी तक गांव का रास्ता नहीं जान पाया था, लेकिन बीते कुछ दिनों से ये महामारी अब गांव का रुख कर चुकी है। कई जगह से आए आंकड़े चौंकाने वाले भी हैं। 2 दिन पहले की बात करें तो प्रवासी कामगारों में कोरोना का आंकड़ा 22% था। ऐसे में लाखों लोगों के बारे में सोचकर ही डर लगता है। प्रधानमंत्री पहले ही चेता चुके थे। स्वास्थ्य विभाग भी श्रमिकों को लेकर चिंता जाहिर कर रहा था, लेकिन कोरोना ने शहर से गांव का रुख आखिरकार कर ही लिया। अब ऐसे में गांव को कोरोना से बचाने की सबसे बड़ी चुनौती है, और ये चुनौती कितनी बड़ी है ये जानने की कोशिश आज अपने इस खास कार्यक्रम के जरिए हम करेंगे। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे R9 टीवी के एडिटर इन चीफ अमिताभ अग्निहोत्री जी। स्वागत है सर आपका। धन्यवाद। एक मजबूत पैनल हमारे साथ जुड़े और इस पर बात हो, लेकिन उससे पहले रिपोर्ट। वही हुआ जिसका डर था। डर था कि गांव की डगर तक कोरोना का कहर ना पहुंचे, लेकिन प्रवासी कामगारों के साथ साथ कोरोना के कदम उस ओर बढ़ ही गए। और अब हालात ये हैं कि कोरोना के आंकड़ों में गांव का मौसम गुलाबी नहीं बल्कि डराने वाला है। बाराबंकी में कोरोना के कुल 122 मामले हैं, जिनमें ज्यादातर केस गांव से जुड़े हैं। बस्ती, आजमगढ़, जौनपुर, सिद्धार्थनगर और कन्नौज में कोरोना के जो केस मिले हैं उनमें भी गांव गलियारे के ज्यादा हैं। और इन मामलों ने सरकार के माथे पर भी चिंता की लकीर खींच दी है। प्रदेश में कोरोना के करीब 5000 के आंकड़ों में 1230 प्रवासी कामगार हैं। जो प्रवासी कामगार हमारे लौट रहे हैं उनको, चूंकि उनमें पॉजिटिविटी ज़्यादा पाई जा रही है, इसलिए उनसे मेरा अनुरोध है, और जो ग्राम निगरानी समिति के लोग हैं, सदस्य हैं, और मोहल्ला निगरानी समिति के सदस्य हैं, उनसे मेरा अनुरोध है कि इस बात को सुनिश्चित करें कि जो प्रवासी कामगार हैं वो अपने घरों में ही होम क्वारंटाइन में रहें। 21 दिन तक उनको होम क्वारंटाइन में रहना है, और घर में भी अपने बुजुर्गों को, अपने घर की गर्भवती महिलाओं को, छोटे बच्चों को, और जो पहले से बीमार हों उनको बचाइए, उनसे बिल्कुल दूर रहिए। इससे पहले लखनऊ, कानपुर, आगरा और मेरठ जैसे 4 महानगरों के आंकड़ों ने प्रदेश की सरकार को पसीना पसीना कर रखा था, लेकिन इन महानगरों से अब राहत भरी खबरें आ रही हैं। लेकिन कोरोना का कहर अब गांव की डगर पर है। मुख्यमंत्रियों के साथ हुई एक मीटिंग में खुद प्रधानमंत्री ने इस पर चिंतन करते हुए चेताया था कि कोरोना को गांव पहुंचने से रोकना है। बहरहाल भारत तो वैसे भी गांव में बसता है, और सबसे बड़ा सूबा होने के चलते यूपी की बड़ी आबादी भी गांव में ही बसती है। ऐसे में बड़ा खतरा अब गांवों पर है। ऐसे में सवाल ये है कि कोरोना के कहर से कैसे बचाए जाएं गांव। ब्यूरो रिपोर्ट, R9 टीवी, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। ये कहा जाता है कि भारत तो गांव में ही बसता है। इस भारत के सामने पहले से कई तरह की परेशानियां रहती हैं, लेकिन अब क्या ये गांव वाला भारत कोरोना से लड़ पाएगा? ये सबसे बड़ा सवाल है। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे आपका परिचय कराऊं। डॉक्टर चंद्रमोहन सिंह, प्रवक्ता बीजेपी, हमारे साथ है। डॉक्टर उमाशंकर पांडे जी, प्रवक्ता कांग्रेस, हमारे साथ हैं। देशदीपक सिंह, सामाजिक कार्यकर्ता, हमारे साथ है। डॉक्टर RN प्रसाद, CMO SDMC, हमारे साथ हैं। सुधीर त्यागी जी, नेता मजदूर यूनियन, हमारे साथ हैं। अमिताभ अग्निहोत्री जी हमारे साथ हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत अमिताभ जी आपसे करने जा रहे हैं। शहर में तमाम सुविधाएं हैं, हर 2 कदम पर अस्पताल हैं, जानकारी बड़ी तेजी के साथ एक शहर से दूसरे शहर तक पहुंचती है, लेकिन गांवों की परिस्थितियां विषम हैं, और इन विषम परिस्थितियों में जंग अब कोरोना से होगी। जी बिल्कुल, जिसके लिए आरंभ से कोशिश थी, जिसको प्रधानमंत्री ने भी रेखांकित किया था कि भारत में या भारत के किसी भी भूभाग में कोरोना स्टेज 3 में तभी जाएगा जब गांव में पहुंच जाएगा। इसलिए कोशिश थी कि गांव को बचाएं, लेकिन धर्म संकट की स्थिति पैदा हो गई।
विकल्पहीनता की स्थिति थी देश के सामने, उत्तर प्रदेश के सामने। हम अपने बच्चों को भी नहीं छोड़ सकते जो सूरत से, मुंबई से, हैदराबाद से, चेन्नई से, लुधियाना से, पानीपत से आ रहे थे, दिल्ली से। वो हमारे रक्त का हिस्सा, हमारा उनका रक्त एक है भाई, नाभि नाल का संबंध है, कैसे छोड़ दे। इसलिए मैं उनको कोई ये नहीं मानता कि वो कोरोना के वाहक हैं। मैं ये भी नहीं स्वीकार करता कि जी उनको नहीं आना चाहिए। ऐसी क्रूर धारणा के मैं सख्त खिलाफ हूं। वो हमारे परिवार के बच्चे हैं। अगर वो कहीं संकटग्रस्त हैं तो स्वाभाविक है हमारी बाहें खुली होनी चाहिए उनके इस्तकबाल के लिए, और वो खुली उत्तर प्रदेश की बाहें। आज उत्तर प्रदेश देश का पहला ऐसा राज्य है जिसने सर्वाधिक संख्या में अपने कामगारों को जो दूसरे राज्यों में थे उनको अपने घर बुलाया है। मैं इसके लिए साधुवाद करता हूं, सरकार का भी, योगी जी की सरकार का भी धन्यवाद करता हूं। इतनी ट्रेन, इतनी बस, इतने संसाधन झोंके कि दसियों लाख मजदूर आया। आज मुख्यमंत्री जी ने कहा कि इनको संपदा मानिए। मैं उस बात से सहमत हूं। मैं तो उस तरह का आशावादी व्यक्ति हूं जो मानता हूं कि दो हाथ और जुड़े उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश की तरक्की की इबारत लिखने के लिए। लेकिन तात्कालिक संकट थोड़ा घना है। आज मैं देख रहा था बाराबंकी में 127 पॉजिटिव आए और कानपुर में 4, नोएडा में 2, गाजियाबाद में 1। इससे मेरी इस धारणा की पुष्टि हो गई, जो धारणा मेरे मन में 4 दिन पहले से, 5 दिन पहले से ट्रेवल कर रही थी, कि महानगरों से कोरोना का अध्याय लगभग पंचम अध्याय है। ये खत्म होगा और पंजीरी बटेगी, आरती होगी, कथा का समाप्त। अब लड़ाई युद्ध क्षेत्र है, युद्ध क्षेत्र है, कुरुक्षेत्र है, धर्म क्षेत्र है। बस्ती, बहराइच, गोंडा, कुशीनगर, पडरौना, बांदा, गाजीपुर, बलिया, देवरिया, अब लड़ाई हमको वहां लड़नी है। और उनके भी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में नहीं कम, उनके गांव में ज्यादा। बस्ती में बाराबंकी में जो हाहाकारी स्थिति बनी है, बस्ती में कल 53 लोग पॉजिटिव थे। वो हमारे वही भाई बहन थे जो आए थे। वो बस्ती हेडक्वार्टर के नहीं है जहां कलेक्टर बैठता है, वो वहां के गांव के हैं। और बाराबंकी में तो एक गांव है जिसको पूरे गांव को सील करना पड़ा प्रशासन को। इस कदर विस्फोट हुआ है। मैं इसे 100 गांव गिना सकता हूं जिन्होंने चिंता की लकीरें घनीभूत की हैं। क्या उपाय किया, निकाला जाए? उपाय तो हम ही आपको निकालना पड़ेगा। सरकार और प्रशासन भी हमारा ही अंग है। क्या कहा जाए गांव वालों से, कैसे उनको मजबूत किया जाए, ये इस पर चिंतन आज करना होगा। उनका स्वागत भी करना होगा, दुख के समय उनको ढांढस भी देना होगा, और कोरोना की लड़ाई से लड़ने के लिए उनके आत्मबल को भी बढ़ाना होगा। जिसको हम लोग कहें कि सामुदायिक प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ानी होगी, जो केवल आत्मबल से आती है, वो विटामिन सी की गोली से नहीं आती। विटामिन सी की गोली डॉक्टर साहब बाद में बताएंगे इंडिविजुअल की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाती है। आत्मबल समाज का जब बढ़ता है तो समाज की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। आज वो काम करना होगा। इसलिए मुझे लगा कि सब लोगों को बुलाते हैं और इस पर बात करते हैं। ये नया चरण है, नया संकट है, शहरों से ज्यादा घनीभूत संकट है। नोएडा, गाजियाबाद, कानपुर, सहारनपुर, मेरठ, आगरा, इनको जितना छकाना था उत्तर प्रदेश को छका लिया। उत्तर प्रदेश के शासन को छका लिया, प्रशासन को छका लिया, सरकार को छका लिया, हमको आपको छका लिया। अब यहां इक्का दुक्का रह गया मामला। किसी का भाग्य खराब हो, वो पॉजिटिव हो जाए तो हो जाए। बाकी 10 अगर भर्ती हो रहे हैं तो 50 अगले दिन रिलीज हो रहे हैं। स्थिति लगभग नियंत्रण में है महानगरों में। लेकिन जहां ये कोरोना चला गया ना, वो गली सक्रिय है, वहां सुविधाएं कम हैं।
अवेयरनेस का स्तर कम है। शहर का आदमी जितना क्वारंटीन का मतलब जानता है उतना मेरे गांव का आदमी नहीं जानता। आज भी हम लोग टीवी पर बैठ के कुछ भी ज्ञान ले ले, वो नहीं जानता। वहां छींकने की, खांसने की, थूकने की वो तहजीबें अभी तक नहीं पहुंची जो शहरों में हैं। मुश्किल है, समझाना होगा। और ये काम कोई सरकार नहीं कर सकती, कोई कलेक्टर कमिश्नर नहीं कर सकता, कोई डॉक्टर नहीं कर पाएगा। डॉक्टर तो दवा दे देगा। यह काम समाज को करना होगा। उसमें पॉलिटिकल पार्टी है, उसमें मीडिया है, उसमें तमाम सामाजिक संगठन है, धार्मिक संगठन है। इस लड़ाई को अब वहां पर लड़ने के लिए सब लोग एक साथ खड़े हो जाएं, इस मुनादी के लिए मैं आज ये विषय लेके आया। मैं सबसे पहले आर.एन. प्रसाद साहब के पास चलूंगा। प्रसाद साहब, एक लड़ाई शहरों में लड़ी गई, मैंने उदाहरण गिना दिए, उनके आंकड़े गिना दिए। आज उनमें ईश्वर की कृपा से स्थिति बहुत ज्यादा सामान्य है। ऑल इज वेल जिसको हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं, लगभग वैसी स्थिति है। दुनिया में जैसा हाहाकार है वैसी स्थिति, उसको हम ऑल इज वेल बोल सकते हैं। लेकिन ये लड़ाई जिस चक्रव्यूह के जिस द्वार में फंस गई है, अब वो लड़ाई शहरों की लड़ाई के मुकाबले ज्यादा कठिन है। यहां डॉक्टर ज्यादा हैं, सुविधाएं ज्यादा हैं, अवेयरनेस ज्यादा है, संसाधन ज्यादा है, रिस्पांस का जो टाइम है वो बहुत क्विक है। शहर में 5 मिनट में वो एम्बुलेंस, डॉक्टर, पुलिस सब पहुंच जाती है? पूरी बिल्डिंग सील करो, ये करो, सैनिटाइज करो, दिस ब्ला 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 है। टीवी पर जल्दी चलता है तो एक्शन जल्दी होता है। लेकिन ये बात सिराथू जाते जाते ढीली हो जाएगी, अर्जुनपुर जाते जाते ढीली हो जाएगी, पंपापुर जाते जाते ढीली हो जाएगी, पिहानी जाते जाते ढीली हो जाएगी। और लड़ाई वहीं लड़नी है। क्या होना चाहिए? सर, आपकी आशंका एक बहुत ही सही है। देखिए, अभी तक जो कोरोना की लड़ाई थी, भारत जो लड़ रहा था, अभी तक जो हमारा रूरल एरिया था, गांव, वो प्रोटेक्टेड थे। हम सब डाटा से भी देख सकते हैं कि पूरी तरह प्रोटेक्टेड थे। लेकिन सर, अभी जैसे मजदूरों की समस्या आई, अप्रवासी मजदूरों की समस्या आई, और यूपी गवर्नमेंट ने बहुत ही अच्छा काम किया कि अपने सारे लोगों को उचित जगह से पहुंचाया। अब आगे की जो कार्रवाई है उसमें आपने जैसे कहा कि जन साधारण और कम्युनिटी पार्टिसिपेशन की ज़रूरत है। मैं ये बात बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जब वहाँ संसाधनों का घोर अभाव रहता है, और होता भी नहीं है, क्योंकि काफ़ी जो लेबरर्स हैं अपने सुदूर गांव तक जाएंगे। अब वहाँ पे सर दो बातें इसमें हो सकती हैं। एक तो सरकारी व्यवस्था भी सुदृढ़ होनी चाहिए। दूसरी बात, जो बड़ी अच्छी बात आपने कही कि वन वे जो कम्युनिकेशन होता है, जो टीवी पे बैठ के टेक्नो ब्यूरोक्रेट बोल देते हैं वन वे, तो उससे एक बहुत ज़्यादा इफेक्टिव नहीं हो पाता है पब्लिक के बीच में। तो इसके लिए हमें कम्युनिटी लेवल पे, लाइक हम कह सकते हैं कि ये पब्लिक हेल्थ, कम्युनिटी पब्लिक हेल्थ इलेक्टेड बॉडीज़ होती हैं, मुखिया होते हैं, NGOs होती हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप होता है गांव में, मोहल्ला प्रचारक कमेटी होती है, इन सबों का पार्टिसिपेशन, और उनको थोड़ा सा हम ट्रेन करके कि आपको ये चीज़ें, अब हमें थोड़ी बहुत वायरस के बारे में समझ में आ गई है कि इसका ट्रांसमिशन कैसे होता है, तो हमें जो 3-4 बातें हैं उनको ट्रेन करके और उनको पार्टिसिपेट कराने की ज़रूरत है, ताकि जो हमारे थोड़े कम पढ़े लिखे लोग हैं, जो बेचारे जिनको समझ कम है, उनको जो इधर उधर से जो उनको जानकारियाँ, गलत जानकारियाँ मिलती हैं, जैसे मैं देखता हूँ कि खड़े खड़े गिर जाओगे तो ये हो जाएगा, वो भ्रामक प्रचार जो होता है मिथ्या, इसको दूर करने की ज़रूरत है। और उनको जब समझ में आ जाएगी ये बात कि हम सोशल जो फिजिकल डिस्टेंसिंग से या रेगुलर हैंड वॉश से हम किस तरीके से इससे कम बच सकते हैं। हम अभी बच रहे, इसका कोई इलाज नहीं निकला है, हमें बचाना है। और अभी तक सरकारी एजेंसियों ने हमें बचाया है, इससे हमें बीमारी को भगाया नहीं है। इससे क्या हुआ, हम प्रिपेयर्ड हो गए हैं। तो हमें अपने सरकार को भी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पे ध्यान देना चाहिए, जो सुरक्षा के किट होते हैं उनकी अवेलेबिलिटी इंश्योर करनी चाहिए। साथ साथ जितने भी सरकारी तंत्र की पहुंच जहां तक हो, लोगों को जागरूक करने का काम आईसी मटेरियल ठीक प्रचारित करके उनको जागरूक ही कर सकते हैं। और दूसरा सर, एक और काम कर सकते हैं हम लोग, उनकी टेस्टिंग कुछ कम हो रही है,
तो उससे टेस्टिंग करके उनको सेग्रीगेट कर सकते हैं, लाइक पूल टेस्टिंग को यूज कर सकते हैं। जैसे पूल टेस्टिंग में एक साथ हम 10 टेस्ट करके, उस पर मैं आता हूं, लाइक दैट। उस पर मैं आता हूं। गांव की समस्या को देखते हुए ही परसों मुख्यमंत्री ने इस बात का फैसला किया था कि हर जिले में टेस्टिंग लैब इस्टेब्लिश कर दिए। वो इसीलिए किया था कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश भर का आदमी मेरठ में ना जा गिरे। अकेले मेरठ नहीं संभाल सकते। जब गांव गांव मामला है तो जिले में होना चाहिए, ठीक है ना। सहारनपुर का आदमी सहारनपुर में करा ले, मेरठ का मेरठ में, मुजफ्फरनगर का मुजफ्फरनगर में। ये नहीं कि 10 ट्रक भर के आदमी पहुंच गया, बोले जी कोरोना नापो। प्रसाद, अरे सुधीर त्यागी जी, आपसे एक कमेंट लूंगा। बड़ी प्रैक्टिकल बात है, शहर में साबुन और सैनिटाइजर की समझ, उपयोग की जरूरत जितनी लोगों को आती है समझ में, वो और उपलब्धता दोनों गांव के मुकाबले 100 गुना ज्यादा है। गांव में साबुन से हाथ धोने की परंपरा भी नहीं आई हिंदुस्तान के। मट्टी से धोते हैं। ठीक नहीं, मट्टी से तो अब नहीं धोते, वो ज्यादा धोते ही नहीं। एक बार सुबह धो लिया पर्याप्त है, जब जरूरत है धोने की, बस उसके बाद तो बस पानी डाला, बोले और हर हर गंगे, ठीक है। और सैनिटाइजर तो अभी टेलीविजन के स्टूडियो से बाहर ही नहीं निकला गांव तक जाने के लिए, अभी बस में नहीं बैठा। और तीसरी बात मैं सामने रख के आपका कमेंट लूंगा। 20 बाई 15 फुट का ट्रक, 20 बाई 15 के ट्रक में हैदराबाद से चल के जो यूपी बॉर्डर आ गया 3 दिन का सफर करके, और उसमें 60 लोग, कितना स्पेस एक को मिला, कितनी डिस्टेंसिंग हुई? उसको डिस्टेंसिंग करानी है अमिताभ अग्निहोत्री और डॉक्टर चंद्रमोहन को नहीं। क्या होना चाहिए? देखिए जी, इसमें सबसे पहली मेन चीज़ जो है, ये महामारी भयंकर तो है ही, देश में भी और प्रदेश में भी। इसके लिए सबसे मेन चीज़ जो है, अभी हमारे यहाँ 10,000 या 1 लाख कोरोना योद्धा हैं। आगे आगे और भी संख्या बढ़ेगी जी। हो सकता है कल को 1 करोड़ हो जाए, परसों को 100 करोड़ हो जाए। यदि हमारे कोरोना योद्धा लगभग 100 करोड़ हो जाएं, तो ये कोरोना भी भाग सकता है और गांव भी बच सकता है। यदि सारे जितने भी व्यक्ति हैं अपने को सोचें कि मैं भी कोरोना का बीमारी हूं और कोरोना से मुझे बचना है, तो अपने परिवार को बचाएगा, अपने बड़े बुड्ढों को बचाएगा, अपने बच्चों को बचाएगा। और बचाने का रास्ता यही है जब लोग ये सोचे कि मैं कोरोना का बीमार हूं। यदि ये सोच मतलब आप ये कह रहे हो कोरोना से डरेंगे तो कोरोना से बचेंगे। 100% कोरोना भाग जाएगा सर जी। 100 करोड़ आदमी अगर कोरोना महान योद्धा बन जाए, तो मैं दावे से कह सकता हूं कोरोना हमारे देश से 100% भाग जाएगा। ठीक बात। डॉक्टर चंद्रमोहन, क्या होना चाहिए? अब लड़ाई का मैदान दूसरा है, घोड़े दूसरे हैं, बीमारी वही है, लेकिन नोएडा वाली टेक्निक जो सुहास ने नोएडा में लगाई वो बलिया में नहीं चलेगी ना, या जो अजय शंकर पांडे ने गाजियाबाद में लगाई वो देवरिया में नहीं चल रही। वहां की जमीन दूसरी, मैदान दूसरा, घोड़ा दूसरा। क्या होना चाहिए? स्वाभाविक रूप से अमिताभ जी, जैसे जैसे ये वैश्विक महामारी भारत में आई, और भारत में आने के बाद में इसका जितना समय लगा आने के बाद में, भारत में सबसे पहले केरल आई है और वो विस्तार हुआ उसका। आज उसी प्रकार से एक बात थी कि भाई गांव तक भी पहुंचेगी, आज नहीं, कल नहीं, परसों पहुंचेगी। उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य है, लेकिन एक बात जो सबसे अधिक अपने लिए, क्योंकि मेरा मानना यह है कि हम जो चिंता व्यक्त करते समय भी हम सकारात्मक रहें, सकारात्मक हमारा रुख रहे कि हम सबसे बड़े राज्य होने के बावजूद भी और मिश्रित आबादी होने के बावजूद भी, जमात का प्रभाव ज्यादा होने के बावजूद भी, हम संक्रमण की जो गति है उसमें देश में हमारी जो स्थिति है वो अच्छी है, उसको खराब बहुत बेहतर है। हाँ, बेहतर है। मैं फिर कहूंगा, उसको आगे बढ़ाऊंगा कि इसी प्रकार से हमको भरोसा है माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने और उत्तर प्रदेश के मीडिया ने जो भूमिका निभाई है, जो मार्ग दिखाया है, हमारे गांव भी उसकी तैयारी में पूरी तरीके से हैं। और गांव में जो हमें सूचनाएं हैं, आपको भी सूचनाएं होंगी, अब उसको पर्टिकुलर कहीं एक जिले पर ले जाकर सेट करेंगे तो उचित नहीं है, लेकिन गांव के अंदर भी इस पर काम प्रारंभ हुआ है। गांवों में निगरानी समितियों की बैठक होने से लेकर, मेरा इस बात से, मेरी जो आप जिस बात पर जोर दे रहे थे, मेरी थोड़ी सी उस पर असहमति है। जी 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 जी।
आप गांव को जानते हैं, मैं आपके आपके ज्ञान पर कोई सवाल नहीं उठा रहा हूं, लेकिन मैं गांव का हूं, तो इसलिए मैं इस बात को कहूंगा कि गांव के समझ पर हमको शक नहीं करना चाहिए, संदेह नहीं करना चाहिए। गांव की जो समझ है वो, उसमें कहीं कोई, उत्तर प्रदेश का जो ग्रामीण है वो पर्याप्त समझदार है और पर्याप्त इच्छा शक्ति वाले हैं। अनेकों चित्र मीडिया के माध्यम से हमने देखे इस दौरान कि गांव के लोगों ने संक्रमण को रोकने के अनेकों प्रकार के उपाय किए। आज जो है शासन प्रशासन मिलके, जैसे शहर में भी शासन ने रोकने का काम किया, आपने जैसे अभी कहा कि भाई शहर में हम अब पांचवें अध्याय की ओर हैं और शहर में हम रोकने की ओर हैं, तो शहर में भी जिन्होंने रोका है गांव में भी वही रोकेंगे। और हर हालत में देखिए हमने लगातार उनको कैसे रोजगार दिया जाए, क्योंकि ये हमारे, जैसे आपने भी इस बात को रेखांकित किया कि ये हमारे अपने भाई हैं। बिल्कुल। अब मेरे गांव में, मेरे खुद के गांव में पांडिचेरी से लोग आए हैं, जो पांडिचेरी में थे, तो मुझे बताया जब कि भाई पांडिचेरी से आए, तो मुझे भी नहीं पता था कि वो पांडिचेरी जाके रह रहे हैं, 2 पीढ़ियों से वहां रह रहे हैं, अब वो वापस आए। तो पांडिचेरी से भी आने वाले का बुलंदशहर में स्वागत है, गांव में स्वागत है। उनको होम क्वारंटाइन के लिए कहा गया है। घर घर लोगों ने आपसी, क्योंकि सबको लग रहा है कि ये सामूहिकता का है, संक्रमण का है, तो सभी लोग उनसे बात कर रहे हैं, सब उनको समझा रहे हैं। और यहाँ एक और महत्वपूर्ण बात है जो सबसे ज्यादा है कि जैसे एक आया है कि भाई काढ़ा पीना, क्योंकि सारी जो चीज है, आपने कहा सामूहिक जो प्रतिरोधी क्षमता है उसको व्यक्तिगत प्रतिरोधी क्षमता में बदलते हुए, और व्यक्तिगत प्रतिरोधी क्षमता का जो उपाय हैं वो गांव में शहर से ज्यादा है। जैसे गिलोय गांव में आसानी से उपलब्ध है, तुलसी आसानी से उपलब्ध है, अदरक आसानी से उपलब्ध है, और उस काढ़े को बनाना भी गांव में ज्यादा आसान है अपेक्षाकृत शहर के। तो जो आपने बात कही, मैं आपकी बात को ही आगे बढ़ा रहा हूँ कि जो हमारी सामूहिक प्रतिरोधी क्षमता है वो व्यक्तिगत प्रतिरोधी क्षमता में परिवर्तित करने का जो ताकत है, जो तासीर है, वो गांव में है। और हमें पूर्ण विश्वास है कि जो संकट खड़ा हुआ है, जिस संकट से हम लगातार लड़ रहे हैं, पूरा भारत एकजुटता के साथ में लड़ रहा है, उस संकट से हम उत्तर प्रदेश का गांव हर हालत में विजयश्री हासिल करेगा। और क्योंकि जो आने वाले लोग हैं वो गांव के नहीं है, आने वाले जो लोग हैं वो एक संकल्प के साथ में आए हैं, वो एक आशा के साथ में आए हैं, वो एक विश्वास के साथ में आए हैं। और वो इसलिए आए हैं क्योंकि वहां उनके जीवन का संकट था, जिस राज्य में, जहां बिल्कुल आना भी चाहिए अस्तित्व के लिए। मैं बिल्कुल कह रहा हूँ, वो आए हैं वो अस्तित्व को स्वीकार करने के लिए, अपने जिद्दोजहद के लिए, एक जिजीविषा के साथ में, एक वो अपने आप को, ठीक है डॉक्टर चंद्रमोहन, अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए आए। ठीक चंद्रमोहन जी, मैं वो डॉक्टर उमाशंकर पांडे के पास चलूंगा। एक बहुत पुराना फिल्मी गीत था पुराने समय का, मेरा दर खुला है खुला ही रहेगा। मुंबई ठुकरा दे, चेन्नई ठुकरा दे, हैदराबाद ठुकरा दे, लेकिन अर्जुनपुर का दरवाजा आपके लिए खुला है, खिमसेपुर का दरवाजा आपके लिए खुला है, नवादा का दरवाजा आपके लिए खुला है, तिंदवारी का दरवाजा आपके लिए खुला है। 1 करोड़ आओ, 10 करोड़ आओ, कितने भी आओ, हृदय होता है अक्षय पात्र, रसोई नहीं। अक्षय पात्र की जो कल्पना कही गई है महाभारत में, वो हृदय होता है, वो संकल्प होता है, वो संकल्प है हमारे पास। उमाशंकर जी, क्या एक बात आई जी, उस पर एक टिप्पणी जरूर करूंगा। गांव की जीवन शैली और शहर की जीवन शैली में कोरोना से पहले भी अंतर था, कोरोना काल में भी अंतर रहा, कोरोना के बाद भी रहेगा। इसीलिए दोनों के स्वरूप अलग हैं, शहर और गांव के। इस परिस्थिति में अब ये तो तय हो गया, इस पे तो बहस करने की गुंजाइश है नहीं कि लड़ाई कहां है। अब नई लड़ाई वही है जो चालू हो चुकी है। क्या किया जाए? जैसे हमने शहरों में कोरोना के नथनों में नकेल डाली, वैसा हम गांव में कर पाएं और अपने गांव को बचा पाएं। क्योंकि गांव में लड़ाई बड़ी, अभी एक बड़ी आबादी वहां सेटल हो रही है। संक्रमण का काल ट्रांजिट पीरियड है, उसी में उनको समाहित करना है, समायोजित करना है, व्यवस्थित करना है, उसी में इससे लड़ना भी है। कोरोना में शहर के सामने एक ही चिंता थी कि भाई कोरोना से लड़ना है ना। गांव में 2 चिंताएं एक साथ ट्रेवल कर रही हैं। जी अमिताभ जी, देखिए निश्चित रूप से एक बड़ी चुनौती है, और जिस तरीके से प्रवासी साथी गांवों में पहुंच रहे हैं,
ऐसे में इनके माध्यम से कोरोना का संक्रमण ना फैले, इसके लिए बहुत सतर्क रहने की ज़रूरत है। हालांकि हमें अपने चिकित्सकों पर, पैरामेडिकल स्टाफ पर पूरी तरीके से भरोसा है कि वो जिस तरीके से जी जान लगाकर कोरोना के सामुदायिक संक्रमण को रोकने में फिलहाल सफल हुए हैं, वो निश्चित रूप से काबिले तारीफ है और उनको धन्यवाद भी दिया जाना चाहिए। अब जब गांवों की तरफ लोग आ रहे हैं तो उससे कोरोना का संक्रमण भी जिलेवार बढ़ रहा है। जहां पहले खुशखबरी थी कि कुछ जिले उत्तर प्रदेश के अछूते थे जहां कोरोना का संक्रमण नहीं था, वो आगे चल के पूरे उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों में वो कोरोना फैला और कई जिलों में ये तेजी से बढ़ रहा है। ऐसे में सरकार की भी जो जिम्मेदारी है वो कुछ ज्यादा बढ़ जाती है। लापरवाहियां खूब हुई हैं अमिताभ जी, वो शहरों में भी हुई हैं, हर बड़े हॉस्पिटल्स में भी हुए हैं, और गांव के जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, उस पर अभी सरकार की तैयारी भी नहीं है। सैनिटाइजर जब लखनऊ के नगर निगम में पानी भर के लोगों को दिया जा रहा है तो गांव की स्थिति क्या होने जा रही है, ये हम लोग समझ सकते हैं। डॉक्टर साहब बैठे हैं, अपने हृदय की, उमाशंकर भाई अपने हृदय की एक बात कहता हूं, कोरोना सिंगल स्टैंडर्ड एक मिनट भाई, जो भारत का आरएनए है वो मजबूत है, ठीक है, गांव का इम्यून सिस्टम मजबूत है, इसलिए बेहतर है कि वहां पर उतना संक्रमण नहीं होगा। जी ठीक है, ठीक है। मैं देश दीपक के पास चलूंगा, लेकिन एक बात जरूर कहूंगा, वो बात डॉक्टर चंद्रमोहन पर भी लागू और उमाशंकर जी पर भी लागू, दो ही राजनीतिक व्यक्ति हैं आज बहस में। मेरा अपना तरीका है भाई, सरकार पर टिप्पणी करते समय के लिए इस वक्त के हिसाब से आदर्श मनस्थिति क्या हो सकती है, अगर मैं इसकी कोई रूपक दूं तो मैं कहूंगा बेटी के ब्याह में बेटी के बाप की तरह सोचिए। लड़के के फूफा तो कुछ भी कह सकते हैं, बोले गुलाब लाल कम क्यों है, यह भी बहस का विषय हो सकता है। बोले पनीर कम क्यों है, रोटी कड़ी क्यों है, पापड़ क्यों नहीं है, ये मुद्दे नहीं है आज। योगी जी तो अरे सुनो भाई, अरे सुनो योगी जी, बस रोक, अरे सुनो भाई, ना माफ करिए, ये आपकी और भाजपा की तू में मैं अलाउ नहीं करूंगा। नो, उमाशंकर नॉट अलाउड। मैं आपकी भाजपा की बसों की तू में अलाउ नहीं करूंगा। मेरे ऐसे नाटकों में मेरी कोई रुचि नहीं, माफ करिए। नहीं, उमाशंकर जी, आप मेरा स्वभाव जानते हैं मित्र, कांग्रेस भाजपा की बस पॉलिटिक्स में मेरी राय रत्ती रुचि नहीं। मेरी चिंता है गांव में कोरोना। आपको मुबारक, भाजपा को मुबारक, लट्ठम लट्ठा करो हजरतगंज में जाके, यहां नहीं महाराज, हम पर दया करो, है ना, हम छोटे आदमी, हम पर दया करो, हम थोड़ी और बात कर ले, है ना। उसके लिए तो प्रियंका जी बोली रही, इधर भाजपा के बड़े बड़े नेता बोली, लठ लेके है ही मैदान में, छोड़ दो। उत्तर प्रदेश के 23 करोड़ लोगों में किसी की रुचि नहीं इस बस पॉलिटिक्स में उलझने की। Who cares? नेताओं को ऐसा लगता है कि वो जो एजेंडा सेट कर देंगे देश उसी में घूमेगा, कभी नहीं होता। देश अपनी चिंता में है, उतना समझिए महाराज। मैं इतनी बात कहूंगा, सरकार कहीं नहीं भागी जा रही, ये कोरोना निपट जाए उसके बाद दो हाथ कर लीजिएगा अखाड़े में। अभी सब एक साथ चलिए, लड़ाई इतनी छोटी नहीं है, मैं बार बार समझा रहा हूं, नहीं तो बाद में कष्ट होगा। देश दीपक जी, आपसे बात करता हूं, गांव का मैदान वैसे ही है जैसे युद्ध के समय, जब वाजपेयी जी के समय कारगिल हुआ तो मैंने बहुत निकट से देखा, कारगिल कवर भी किया, सरकार के भी संपर्क में था, सेना के भी संपर्क में रहते, तो पता लगता था कि भाई मैदान बड़ा दुरूह है ना। टेरेन जो है वो बड़ी विचित्र है, कहीं ऑक्सीजन की कमी, कहीं विकट ठंड, कहीं सीधी चढ़ाई, कहीं खाई खंदरा। वैसी ही स्थिति गांव में कोरोना से युद्ध में हुआ है, जो मैं देख रहा हूं। संसाधन, गांव की जीवन शैली, बहुत सारे फैक्टर हैं उसमें, और मैं उस बहस को उस ओर भी नहीं ले जाना चाहता कि आज संसाधन क्रिएट कर दो, नो वे। उत्तर प्रदेश भर के गांव में भी अगर संसाधन हमको क्रिएट करने हो तो 5 साल लगेंगे, आज तो नहीं हो सकता कुछ।
आज क्या कर सकते हैं? लड़ाई आज है, अभी है, चल रही है। देश दीपक, सर इसमें मैं आपको अमिताभ जी बताना चाहूंगा कि इसके लिए बहुत आसान सा तरीका है। आसान शब्द थोड़ा सा मुश्किल लग रहा होगा कि यहां पर लोगों को। मैं बिल्कुल राजनीतिक बात नहीं करूंगा इस वक्त, क्योंकि वो का कोई मंच नहीं है ये। नहीं राजनीति का सबसे बड़ी जरूरत नहीं भाई, जान पर संकट है, राजनीति क्या करेंगे? इस विषय पे सिर्फ और सिर्फ एक समझ डेवलप करने की जरूरत है। दो तीन चीजें जो बहुत जरूरी हैं, जो की जा सकती है। हमारे साथ के लोग हैं जो इस वक्त हम जो सड़क पे काम कर रहे हैं, उन गरीब मजदूरों से मिल रहे हैं, या गांव क्षेत्र की समस्या देखिए भाई, कृषि को आपको खोलना है, कृषि का कार्य वहां पर चलेगा। ऐसे में यदि कोई भी कोरोना पॉजिटिव पाया जा रहा है, अगर वो हॉस्पिटल में एडमिट कराया जा रहा है, वहां प्राथमिक केंद्र में, या उसको घर में ही क्वारंटाइन रखने को कहा जा रहा है, एटलीस्ट उसको थर्मामीटर दिया गया, क्योंकि इसका कोई इलाज तो है नहीं कि हम ये दवा दे देंगे, ये 4 दवाइयां दे देंगे तो वो ठीक हो जाएगा। ठीक है, इसका एक ही इलाज है कि आप अपने आप को औरों से दूर रखें ताकि ये स्प्रेड ना हो सके। इसके लिए सबसे जरूरी जो है वो ये है कि ये समझ डेवलप करिए कि अगर आपने अपनी इम्यूनिटी पावर को बढ़ा लिया और अपने जो टेम्परेचर है, जो अगर आप पॉजिटिव पा गए हैं, आपका टेम्परेचर हाई है, अगर उसका मिनिमम आपने पर डे का चार्ट रेगुलर बना लिया और वो डॉक्टर को देते चले गए अगर आप, तो आराम से जंग गांव में भी जीती जा सकती है। इसके लिए बहुत बड़ा सिस्टम बनाने की जरूरत नहीं है। इसके लिए सिर्फ इतना ही करना है, एक अवेयरनेस का काम ब्लॉक लेवल से शुरू किया जा सकता है। इसके लिए आप सामाजिक कार्यकर्ता, जो लोग कार्य कर रहे हैं उस क्षेत्र में, आप उनकी मदद लीजिए। अगर आपको लगता है कि और भी लोग इसमें मदद वॉलंटियर लगा सकते हैं, आप वॉलंटियर लगाइए, सिविल डिफेंस के लोग लगाइए। क्योंकि एक सबसे बड़ी बात है कि शहरों में आप अवेयर बहुत आसानी से कर सकते थे। यहां पर टीवी चैनल्स हैं, न्यूज चैनल्स, लोग देख ले रहे हैं, लाइट ज्यादा है। गांव में लाइट की अगर दिक्कत आ रही है, या सब लोग टीवी नहीं देख पा रहे हैं, अब जो गांव में खेत में काम कर रहा है, भाई आम की फसल का समय है, आम देख लीजिए, आम की बाजार आनी है, उस पे लोग लगे हुए हैं, कटाई है, तमाम ऐसी चीजें हैं। अगर इन सब समयों पे हमने अगर बड़े फैक्टर पे काम करना शुरू कर दिया तो शायद हम इसको रोक नहीं पाएंगे। एक छोटा सा काम करना है कि डॉक्टर के साथ सिंपैथी दिखानी है हमें, सबसे ज्यादा जरूरी, कि वो मोटिवेट होकर के इन लोगों के लिए काम कर पाए। सर दूसरी बहुत बड़ी चीज जो एक सबसे बड़ी दिक्कत हमारे हिंदुस्तान में आ रही है, वो चाहे शहरी क्षेत्र में हो चाहे गांव के क्षेत्र में, कोरोना शब्द को लेकर के इतना ज्यादा एक हमारे अंदर भय पैदा कर दिया गया है कि उस भय से हम इतना डर चुके हैं, क्योंकि हमारा जो परिवार है वो बड़ा सामूहिक होता है, और क्वारंटाइन जब किसी को किया जाता है वो उसको सबसे काट दिया जाता है। तो डॉक्टर्स के साथ जो दिक्कत आ रही है इस पूरे हिंदुस्तान में, वो ये आ रही है कि वो जो पेशेंट है उसका भी अभिभावक बन रहा है, और जो उनके अभिभावक है या उनके जो परिवारजन है उनको फोन पे भी समझाना। कई जगहों से ये खबर आई है, जब हम लोगों ने काम किया इस पे, तो ये भी दिक्कत आई है कि डॉक्टर्स और पेशेंट के लिए हॉस्पिटल में साइकेट्रिस्ट का भी इंतजाम करना पड़ रहा है। ठीक बात, अगर ये गांव में जाएगी, देखिए जहां कुछ कमी होती है वहां कुछ ईश्वर अच्छा भी करता है। गांव के एक उजले पक्ष की ओर मैं ध्यान खींचूंगा। मैं कहता हूं कि मेरे ऑब्जर्वेशन बहुत ग्रास रूट लेवल पर ही होते हैं, किताब कॉपी गूगल से मेरा बहुत ताल्लुक कभी रहा नहीं। देश दीपक, अयोध्या में एक गांव है, उसका नाम है खजूरी मिर्जापुर। वहां मुंबई से 2 नौजवान आए, पॉजिटिव निकले। आम के बाग में पेड़ के ऊपर मचान बनाया, वहां लेटे हैं, सोलर पैनल लगा लिया, मोबाइल चार्ज कर रहे हैं, आम भी खा रहे हैं, घर वाले खाना दे जाते हैं, दिव्य रूप से खा रहे हैं। और हमारा जो हेल्थ डिपार्टमेंट है वो क्वारंटीन का जो पर्चा होता है वो पेड़ पे चिपका गया। वो कह रहा भाई साहब बहुत ही अच्छा क्वारंटीन है। गांव में वो समस्या नहीं है जो पुराने लखनऊ में है या नोएडा के खोड़ा में है। 10 बाई 8 का कमरा है, 20 लोग हैं, कौन सा किसके ऊपर क्वारंटीन करेगा? डॉक्टर बोलने जाएगा वो भी पिटेगा। गांव में ये समस्या नहीं है, अनंत भूमि है, चाहे जहां आइसोलेशन करो चाहे जहां क्वारंटीन करो। ये गांव की ताकत है। इस पक्ष से मैं निराश नहीं, ये पक्ष वहां का बहुत मजबूत है। प्रसाद साहब, गांव जो शहर में एक बड़ी समस्या थी, यहां क्वारंटीन करने का मतलब खाली स्टेडियम सरकारी इस सिस्टम में ही क्वारंटीन हो सकता, क्योंकि घर तो किसी के पास इतना बड़ा है ही नहीं क्वारंटीन हो जाए। सही बात, क्या सही बात। गांव में इतना छोटा घर किसी का नहीं जो क्वारंटीन ना हो पाए। एक छोड़ो, एक में 10 हो जाओ,
इतना बड़ा दलान है कि 2-2 मीटर की दूरी पर 20 खटिया पड़ जाएंगी। सही बात। क्या समस्या है सर? सबसे बड़ी समस्या ये है कि बस हम उनको एजुकेट करें, जो एक तरीके से जो आपने अभी बात करी कि सामूहिक वो क्या बोलते हैं उसको, कम्युनिटीज जी, सामुदायिक लेवल की जो जागरूकता है वो यहाँ बहुत इफेक्टिव होगी सर। जैसे बड़ी अभी थोड़ी देर पहले आप कह रहे थे कि उस लेवल पे हम लोगों को जागरूक करें। हम जैसे तरह तरह के एनजीओज, वहाँ के जो लोकल लोग हैं, वो उनको इम्पोर्टेंस बताएं कि आप जो अलग रहेंगे घर से, 21 दिन आप अलग रहेंगे, उसके क्या फ़ायदे हैं। क्योंकि आप जो भी प्रवासी मजदूर आ रहे हैं वो रेड जोन से, मतलब शहर से आ रहे हैं। शहर में ऑलमोस्ट सारे रेड जोन हैं, बड़े बड़े शहरों से आ रहे हैं, मेट्रो सिटी से आ रहे हैं। तो वो एक तरीके से एक नया हॉटस्पॉट बनाने की तैयारी में है। ये जिस भी छोटे से गांव में जा रहे हैं जहां तक कोरोना पहुंच भी नहीं सका होगा, हमें सबको पता है कि कोरोना बाहर से दूसरे देश से आया है, तो जो एकदम सुरक्षित हम मानते थे कि वहां तक तो पहुंचने की कोरोना भी लग रहा है गूगल मैप लगाए हुए है। यस सर, हर जगह पहुंच रहा है सर। यहाँ पे हम उनको एजुकेट करें, थोड़ा ड्यूअल एक्सचेंज ऑफ वर्ड्स हो, जैसे जाके समझाएं। जैसे अभी एक सर बोल रहे थे कि उसको जब हम अवेयर करके जाएंगे, उसको बताएंगे कि वायरस का नेचर ऐसा है। मैं समझ गया। और संवाद तीसरी बात रहना सर, आप कह चाहिए रहे थे कि आप सैनिटाइजर वगैरह, वो हम CSR के तहत या राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत हम ये सब चीजें बेसिक एम्यूनिटीज कर सकते हैं अवेलेबल। ठीक। त्यागी साहब जी, क्या होना चाहिए? देखिए पहली चीज तो ये साहब, इसमें 3 बिंदु हैं। हाँ, बता दीजिए। 1 2 नंबर 1 तो सरकार ने जो नियम और कंडीशन बनाए वो पूरा विधिवत लागू होना चाहिए, और उसमें मीडिया का भी पूरा सहयोग चाहिए। ठीक है। नंबर 2 ये है साहब, जो प्रवासी मजदूर गया है उसकी विधिवत जांच कराई जाए, और उसकी जो फैमिली है उसकी भी जांच कराने के बाद ही उसको भीतर जाना दिया जाए जी। नंबर 3 है सब पूरे गांव की सफाई होवे, ध्यान रखा जाए, और मजदूरों को टाइम पे खाना मिलना चाहिए। और जो ये वहाँ के प्रधान है या मजदूर नेता है या कोई कर्मचारी है, जो भी थोड़ा बहुत नेतागण के गुण हैं, उस सब क्यों जाके वहाँ मजदूरों को गांव को जगाना चाहिए। ठीक बात, बड़ी अच्छी बात कही। एक बात मैं फिर कहूंगा, उत्तर प्रदेश के गांव, देश के गांव बहुत घूमने का अवसर मिला, इसलिए बात कहता हूं। गांव में कलेक्टर खाना बंटवाए ना बंटवाए, फिर भी कोई भूखा नहीं रहता। यही शहर और गांव का अंतर है। नोएडा में कम्युनिटी सेंटर में कलेक्टर को ही बंटवाना है, नहीं तो भूखे चिल्लाएंगे वो जितने पॉजिटिव हैं। लेकिन बलिया में दूध, मट्ठा, रोटी, सब्जी सब मिलता है। उतना गांव में आज भी है, वो उतना भेदभाव वहां नहीं जैसा यहाँ संघर्ष है शहरों में। वो पॉजिटिवनेस है गांव की, उसके लिए वो प्लस है। उमाशंकर जी, समाज के स्तर पर क्या, राजनीतिक दलों के स्तर पर क्या हो सकता है? देखिए अमिताभ जी, निश्चित रूप से इन प्रवासी मजदूरों को हर स्तर पर मदद देने का काम तमाम सारे सामाजिक संगठनों के साथ साथ कांग्रेस पार्टी ने भी किया। 67 लाख से ज्यादा उत्तर प्रदेश के प्रवासी मजदूरों को कांग्रेस पार्टी ने राशन, खाने पीने की व्यवस्था की। 26 लाख लोगों को रहने और उनके पास पैसे समाप्त थे तो उनको पैसे देकर घर भेजने का काम किया। मैडम सोनिया जी ने सबको ट्रेन में टिकट का देने का काम किया। प्रियंका गांधी जी के निर्देश पर 26 जगह पर साझी रसोइयां लगातार चल रही है। और अब जो जिस तरफ आप ध्यानाकर्षण कर दिया, अब क्या हो वहां पर निश्चित रूप से उन लोगों को सैनिटाइजर से लेके मास्क से लेकर इन सारे चीजों की व्यवस्था कांग्रेस पार्टी के लोग हर गांव में करेंगे, और वो कर रहे हैं। वहां पर सफाई की जो व्यवस्था है, सैनिटाइजेशन की व्यवस्था है, मास्क बांटने का काम है। आदरणीय प्रियंका गांधी जी ने कई ट्रक मास्क उत्तर प्रदेश में भेजे हैं, जिसमें 1 लाख मास्क तो केवल लखनऊ के लिए भेजे। अब गांव के 75 जिलों में भी सैनिटाइजर, मास्क ये भेजने का काम कांग्रेस पार्टी कर रही है, और अपने लोगों के माध्यम से उनको बंटवाने का भी काम कर रही है। बहुत ही अच्छी बात। सरकार की जो जिम्मेदारी है भैया, बहुत अच्छी बात। ठीक है, ठीक है, बहुत अच्छी बात। इसकी विवेचना हम लोग यहाँ अरे भाई ठीक तो है, आपने अपनी बात बता दी, कितना कितना कहां बंटवाए, प्रवासी मजदूर देख रहा है। अब और अरे भाई आ गई बात, आ गई महाराज, आपने सारा तो डिटेल बता दिया। इतना तो लल्लू जी प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं बता सकते जितना आपने बता दिया। यू आर सच गुड स्पोक्स पर्सन भाई, इतना तो लल्लू जी नहीं बता पा रहे।
एएनआई को, नहीं, जितना आपने बता दिया वेरी मच, बहुत अच्छा बता रहे थे, इसीलिए तो नहीं ठीक है, सरकार बौखलाई हुई है। सुनो, अरे भाई तो योगी जी नहीं, लट्ठम लट्ठा बाहर, लट्ठम लट्ठा बाहर। अभी अभी चंद्रमोहन जी मिलेंगे, लखनऊ में ही है, मिलिएगा उनसे। लोकतंत्र की हत्या अरे पर ठीक उतारू हो गए। है, अरे दया रखो भाई, हर वक्त सियासत, हर वक्त सियासत। सच्ची बात बोल दूंगा तो अभी सबको कड़वी लग जाएगी, मिर्ची लग जाएगी। दिल्ली में पार्लियामेंट स्ट्रीट है जहां से भारत चलता है, वहां थाना है। 90s में उस थाने के एक एसओ ने मुझसे कहा, वहां सबसे ज्यादा धरना प्रदर्शन होते थे, और वहां के धरना प्रदर्शन लखनऊ, बरेली और अलीगढ़ जैसे नहीं होते थे। वहां के धरना प्रदर्शन में लालकृष्ण आडवाणी शामिल होते थे, भैरव सिंह शेखावत शामिल होते थे, मुलायम सिंह शामिल, उस कद के नेता वहां उतरते थे सड़क पर उस इलाके में। तो मैंने एसओ से पूछा, भाई क्या? बोले भाई साहब हमारी जान आफत में किए रहते हैं, मैं सैल्यूट मारते मारते थक जाता हूं। फिर वो मैं कहता हूं मैं पानी छोड़ूं, तो कहते अभी रुक जाओ, थोड़े अखबार वाले आ जाएं, कैमरा वाले, तब पानी छोड़ना। बोले मिली भगत करके सब करना पड़ता है, लाठी भी नहीं मार सकते जोर से। वो हम सब जानते महाराज, इससे छोड़ो, इन बातों में क्या रखा, ठीक है ना। हमको पता है ना कौन कहां कितना क्रांति कर रहा है भारत की आजादी के लिए। छोड़ दो यार, कभी तो छोड़ दिया करो। चंद्रमोहन जी, सरकार छोड़िए, सरकार जो कर रही है उसकी हम मॉनिटरिंग कर रहे हैं, जनता मॉनिटरिंग कर रही है, और सरकार के भाग्य का फैसला करने का हक आवाम के पास हर 5 साल में आता है, ठीक है ना। आज हम बात करेंगे भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही, समाज क्या कर रहा, अमिताभ अग्निहोत्री की बिरादरी क्या कर रही, उतने की। बिल्कुल, हम लोगों को क्या करना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल अमिताभ जी, देखिए बिल्कुल सही है। और भारतीय जनता पार्टी ने जब लॉकडाउन प्रारंभ हुआ तो आपने चित्र देखे होंगे लगातार कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय स्वतंत्र देव सिंह जी और प्रदेश के महामंत्री संगठन आदरणीय सुनील बंसल जी, दोनों लोगों ने कार्यकर्ताओं से सतत संपर्क किया वीडियो माध्यम से, और बूथ कमेटी तक हमने ब्रिज कॉल के द्वारा बूथ कमेटी तक हम पहुंचे, मंडल अध्यक्षों से बात की, सबसे बात की, लगातार एक संवाद का एक कि भाई हमको लॉकडाउन का पालन करना है, सोशल डिस्टेंस का पालन करना है, और कोई भूखा ना सोए इसकी चिंता करनी है। देखिए हमारे पास चमत्कारी नेतृत्व नहीं है, ना मेरे पास आंकड़े हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया, मैं आंकड़े नहीं बता। नहीं, आंकड़े ठीक भी नहीं इस वक्त। हाँ। मैं छोटा आदमी हूँ, मैं कोई मेरी पार्टी कोई खानदान की पार्टी नहीं है जो जिसके पास ऐसी सारी जानकारियां हो। मैं तो बहुत छोटा व्यक्ति हूँ, तो मेरे पास जानकारियां भी नहीं है, उतने लंबे लंबे आंकड़े भी मेरे पास नहीं है कि जितने मजदूर नहीं आए उससे ज्यादा खाना खिला के, मेरे पास नहीं है। तो हमने जो पार्टी के स्तर पर, पार्टी ने स्वतंत्र देव सिंह जी के नेतृत्व में लगातार एक संवाद के माध्यम के द्वारा, और जो बात अभी कही थी, तो बेचैन मत होइए, मैंने आपको सुना है, सुन लीजिए ना भाई, अब उनकी बात भी सुनो उमाशंकर भाई, अब उनकी बात भी सुनो चंद्रमोहन जी की। देखो हाँ। ना वो सुन कैसे लेंगे, नहीं सुन सकते। देखिए हमने लगातार एक संवाद का, एक जनजागरण का, जैसे अभी जो किसानों के प्रतिनिधि के रूप में, मजदूर के प्रतिनिधि के रूप में आदरणीय त्यागी जी बैठे जी, उन्होंने कहा कि जो डॉक्टर्स ने और जो आयुष विभाग ने जो प्रोटोकॉल बनाया है उस प्रोटोकॉल का अक्षर से पालन करना है। देश दीपक जी ने भी लगभग वही बात कही है कि जो निगरानी समिति है, शहर में वो सिविल डिफेंस हो जाती है, गांव में वो निगरानी समिति और सामाजिक रूप से सक्रिय लोग इस जिम्मेदारी का निर्वहन करते हुए, क्योंकि जैसे गिलोय है, शहर में तो अपार्टमेंट में नहीं होगी, गाँव में नहीं है, लेकिन गांव में गिलोय खूब है, गिलोय मिल जाएगी, तुलसी मिल जाएगी, आराम से हल्दी मिल जाएगी, अदरक मिल जाएगा। इनका जो काढ़ा है वो एक रामबाण औषधि के रूप में उपस्थित है, जो इम्यून सिस्टम को, प्रतिरोधी क्षमता को बढ़ाने का काम करता है। ये ठीक है कि गांव में सैनिटाइजर नहीं पहुंचा, लेकिन मैं एक बात रेखांकित करूंगा अमिताभ जी कि उत्तर प्रदेश के पास लैब भी नहीं था, कोई एक लैब नहीं था हमारे पास जिसमें हम इसकी जांच करा सकते थे। हमने प्रारंभिक जांच दिल्ली में कराई है, लेकिन आज हम जांच करा रहे हैं, हमारे पास नहीं था। हमने आइसोलेशन वार्ड बनाए, हमने क्वारंटाइन सेंटर बनाए, हमारे पास नहीं थे, हमारे पास सैनिटाइजर नहीं था, सैनिटाइजर का मतलब हमको नहीं पता था। लेकिन उत्तर प्रदेश के शुगर मिल ने, जिसमें गांव का किसान की भूमिका है, उस शुगर मिल ने जो वहां डिस्टिलरी है उनके माध्यम से सैनिटाइजर बना, और आज हमें गर्व है कि उत्तर प्रदेश पूरे देश में सैनिटाइजर को सप्लाई करने वाला राज्य बना है।
तो आज हमने जब हमारे पास संकट आया है, देखिए संकट में ही नेतृत्व खड़ा होता है और संकट में ही संकटों को मात कर ये देश विजयी हो हमारा, ये है हमारे देश का मानस। हमने संकटों में विजय प्राप्त की है। तो आज हमने इसी प्रकार से सैनिटाइजर की समस्या का समाधान भी किया है और सैनिटाइजर पहुंचा भी है। और मैं आपको पूरी प्रकार के कहता हूं, मैं इसलिए कि मेरे गांव की समझ में कोई लगाव नहीं है, मेरे गांव के क्षेत्रता में कोई लगाव नहीं है। जो गांव से शहर गए थे अमिताभ जी, वो संकल्प के साथ गए थे, और जो शहर से वापस गांव आए हैं वो भी इरादों के साथ में आए हैं और एक जीवन के प्रति एक सकारात्मक रुख लेके आए हैं। इसलिए मैं पूरे विश्वास के साथ कहूंगा कि उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जैसे शहर इस बीमारी से विजयी हुए, उसी प्रकार से गांव विजयी होंगे। बाकी हम तो देखो बहुत अच्छी बात, बिल्कुल। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी और भारतीय जनता पार्टी विनम्रता पूर्वक सबसे आग्रह कर रही है कि सब सहयोग करो, लेकिन सहयोग करते समय समर्पण का भाव रखो, अहंकार का भाव मत रखो, चैलेंजिंग मत करो, राजनीति मत करो। ठीक है 2014, 2017, ठीक है चंद्रमोहन जी, ठीक है, बार देशदीपक जी, देशदीपक जी बातें कर रहे हैं, चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, कोई 3 सुझाव जो आप देना चाहें गांव के लिए। मेरा सबसे बड़ा सुझाव ये है कि मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप ज्यादा से ज्यादा कार्यक्रम बनाकर इस विषय के जनजागरण का जो आयुष विभाग ने जो प्रोटोकॉल लागू किया है उस पर ज्यादा से ज्यादा लोगों की चर्चा हो। ठीक बात। और मैं कहूंगा आपसे, आगे जब भी कोई डिबेट हो तो आप चंद्रमोहन को मत बुलाइएगा, आप इसमें बुलाइए विशेषज्ञों को और उनके साथ चर्चा कीजिए। ठीक है चंद्रमोहन जी, ठीक है देशदीपक के पास, ठीक है चंद्रमोहन जी, अभी रुकना होगा। देशदीपक 3 सुझाव जो आप देना चाहते हो समाज को, गांव को, देश सरकार को। देखिए इसमें 2 सुझाव बहुत जरूरी हैं जो इस वक्त करने हैं। देखिए 2 चैलेंजेस हमारे पास, हाँ देखिए 2 चैलेंजेस हमारे पास इस वक्त बहुत जरूरी आ रहे हैं। पहली चीज, जो प्रवासी अपने घर आ रहा है, गांव आ रहा है, उनको क्वारंटाइन करने की बात जो कही जा रही है, उनसे चीजें ये कोरोना स्प्रेड ना हो सके और हम अपने गांव को सुरक्षित रख पाएं, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। इसके लिए सबसे जरूरी है कि जो क्वारंटाइन के लिए अभी डॉक्टर साहब ने बात कही कि हम उनको वहां पर इस तरीके से जो सुविधाएं उपलब्ध करा पा रहे हैं। चलिए संपादकीय टिप्पणी लेते हैं अमिताभ जी प्लीज। देखिए 2-3 सुझाव मैं भी दूंगा, उसमें कुछ सुझाव सरकार के लिए हैं, वो तो शासन ही करेगा। ये जो इंफ्रारेड वाला थर्मामीटर है ये प्रभुत मात्रा में गांव में होना चाहिए। कोशिश करिए हर 100-200 आदमी पर एक रहे। अब वो कहां कमेटी के पास रहे, किसके पास रहे, प्रधान के पास रहे, लेकिन रहना चाहिए और वो एक रेगुलर प्रोसेस होना चाहिए। अच्छी बात यह है कि इसमें हॉस्पिटलाइजेशन, आईसीयू और वेंटिलेटर और ऑक्सीजन, ये 4 जो डराने वाले अवयव हैं। भारत में कोरोना जब शहरों में तांडव कर रहा था तब भी इतना बीभत्स नहीं हो पाया कि हमारे देश के 3% लोगों, कोरोना प्रभावित लोगों को भी वेंटिलेटर की जरूरत पड़ी हो। पूरे प्रमाण के साथ बोल रहा हूं। 2% लोग ऐसे हुए जिनको जरूरत पड़ी ऑक्सीजन की कुछ समय के लिए, उसमें भी 0.25% वापस आ गए ठीक होके, और कुल 6% लोग भी नहीं, 6% से नीचे जिनको किसी तरह की मेडिकल एड की जरूरत पड़ी कि भाई डॉक्टर हिला दुला के देखे, कोई दवा दे, कोई हिलावा, कोई ये करे, कोई वो करे। कौन कौन सी दवाएं आई हैं, कुछ बड़े डॉक्टर ट्रंप साहब भी दवा लिख देते हैं, आजकल पर्चा बांट रहे हैं। एक बार वो कहे थे ब्लीच का इंजेक्शन लगा लो, तो लोग चौंक के बोले क्या बवाल कर दिया। वो भी अपने मन के हैं। उनको देख के, ट्रंप साहब को देख के मुझे काशी की बड़ी याद आती है। काशी में ऐसे ही अवघड़ मिलते हैं, अद्भुत, जैसे डोनाल्ड ट्रंप है। तो खैर बात भटक गई। एक तो वो रहे, और दूसरी बात मैं कहूंगा, मेरी बात देख लीजिएगा अजमा के, शहर ज्यादा सरकार पर आश्रित हैं, ये ईश्वर का बहुत बड़ा वरदान है। हिंदुस्तान भर के गांव सरकार पर न्यूनतम आश्रित हैं। ये विचित्रता है भारत की। वहां भोजन की समस्या नहीं होगी, वहां क्वारंटीन की समस्या नहीं होगी कि सरकार आए और तंबू लगाए।
तो उसमें फिर बवाल लोग विराट प्रमुख पैसा खा गया कि वीडियो खा गया, वो सब लफड़ा ज्यादा वहां है नहीं जी। और तीसरी महत्वपूर्ण बात जो इस चर्चा में नहीं आई, मुझे लगता वो भी हमको सामने रखनी चाहिए। शुरुआत में जैसा चंद्रमोहन कह रहे थे कि पॉजिटिवनेस भी दिखनी चाहिए। एक बात कहता हूं अद्भुत किस्म की, उत्तर प्रदेश में मेरे ख्याल से 9 लाख 10 लाख आदमी आ चुका है बाहर से, यही कामगार बस और ट्रेन से, और 2-3 लाख आदमी प्राइवेट वाहनों से भी आया, जो मैंने बताया ट्रक में 60। ऐसी परिस्थितियों में लखनऊ में गोमती नगर में रहने वाले अगर एक ट्रक में ट्रेवल कर लेते 60, तो 60 में 59 पॉजिटिव निकलते। लिख लो मेरी बात, जब इतना दूर दूर रहे तब तो इतना पॉजिटिव हो गए, क्योंकि उनकी सामूहिक प्रतिरोधक क्षमता कमजोर है। मजदूर की सामूहिक प्रतिरोधक क्षमता ज्यादा है। और एक बात कहता हूं, इस पर डॉक्टर सोचे, प्रसाद साहब जैसे लोग, इसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं। हिंदुस्तान के डाटा को देखिए, जो आदिवासी समूह है भारत का, वो इस कहर से सबसे कम प्रभावित हुआ। ऐसा थोड़ी कि वहां वैक्सीन पहुंच गई है और किसी को पता नहीं ना, क्लोरोक्विन का कुछ इफेक्ट देखा। उनका जो प्रतिरोधक क्षमता है वो अद्भुत है, वो किसी भी कोरोना से कई गुना ज्यादा है। शुद्ध पानी देख लीजिए, उदाहरण देख लीजिए, जितनी आदिवासी बेल्ट है, रांची में बवाल है क्योंकि रांची शहर हो गया, वहां नहीं बवाल है। और किसान की प्रतिरोधक क्षमता भी ईश्वर की कृपा से वो इतनी दुश्वारियों में जीता है, अच्छी है। इसलिए ठीक है, संख्या ज्यादा आ रही है जो हमारे भाई लौट रहे हैं, लेकिन जितनी बड़ी संख्या में वो लौट रहे हैं उसमें भी अनुपात निकालेंगे आप तो आपको लगेगा कि हाँ वास्तव में प्रतिरोधक क्षमता है। लेकिन फिर भी हमको क्या करना है, और एक बात मैं सारे राजनीतिक दलों से कहूंगा जी, इस वक्त करिए तो भारत के पुराने दर्शन को याद रखिए कि दाया हाथ दान करे तो बाएं को पता ना करे। जब हम ये बताते हैं कि हमने 500 पैकेट बिस्कुट दिए, हमने 200 बोतल पानी की दी, हमने 100 लोगों को चप्पल बांटी, मुझे लगता है वह दान का पुण्य भी क्षय हो जाता है, और जिसको दी वो कहीं सुन लेता है हमको बोलते हुए तो उसको भी अच्छा नहीं लगता। वो कहता है कि हे प्रभु, हमको ऐसी स्थिति में काहे डाले कि डुगडुगी पिट रही है कि फलनवा आया था हम उसको 5 किलो आटा दिए। नहीं बताइए जी, आपने किया है, वो आपका चेहरा याद रखेगा, अवसर आएगा तो आपके लिए पक्ष में कुछ करेगा। राजनीतिक दल जो चाहते हैं वो करेगा अगर आपसे प्रसन्न होगा। लेकिन मैं निवेदन करूंगा सबसे, न फोटो डालिए न बयान जारी करिए, नहीं, मौन सेवा भाव करिए। मौन, ये काम सरकार के लिए छोड़िए, सरकार अलग चीज होती है, भाजपा सरकार नहीं, कांग्रेस सरकार नहीं, कहीं भी सरकार तो सरकार। कहीं लिखा है कि पंजाब में कि कांग्रेस सरकार, नहीं ना। यूपी में कहीं लिखा भाजपा सरकार कागज पे, नहीं ना, नहीं लिखा है गवर्नमेंट ऑफ यूपी, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब। उनको आंकड़े जारी करने दीजिए, कितने कुंटल साबुन बांटा, कितने कुंटल तेल बांटा। हम आप नहीं बोले, मुझे अच्छा नहीं लगता, माफ करिए, नहीं बोलना चाहिए। संकट के समय अपने बच्चों के लिए हम कुछ कर रहे हैं, अपने भाइयों के लिए बहनों के लिए कुछ कर रहे हैं तो बताएंगे क्या। हमारी बहन संकट में हो, हम उसकी मदद करें तो उसको फेसबुक पे डालते हैं क्या? दिल पे हाथ रख के बताओ। नहीं, अपने बच्चे के संकट में कुछ मदद करते हैं, फेसबुक पर डालते हैं। बहू बेटी की मदद करते हैं, फेसबुक पर डालते हैं। भाई की मदद करते हैं क्या, फेसबुक पर डालते हैं? नहीं ना, मत डालिए। जी, बहुत सारे अवसर आएंगे, और सबसे बड़ी बात, आप पुण्य कर रहे हैं तो आपको लोग देख रहे हैं, बताने की जरूरत कहां है। आपका पुण्य बोले, आपकी करुणा बोले, आपका उदार मन बोले, उसकी गूंज बड़ी होगी। मैं इसे विज्ञापनों के भी विरुद्ध हूं जो इस वक्त दिए जा रहे हैं ना, इनसे बचिए।
अब लड़ाई गांव में है तो सारा मन गांव में होना चाहिए। और एक आखिरी सुझाव चंद्रमोहन जी को दूंगा, वो सरकार तक पहुंचाएं। मुझे लगता है कि जो हमारे आम ये पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, इनके जो रिटायर्ड लोग हैं, उनसे सरकार के स्तर पर समन्वय होना चाहिए, स्थापित होना चाहिए संपर्क, और उनको गांव की जिम्मेदारी दी जानी चाहिए। वो लोग एक बड़े एसेट के रूप में इस क्राइसिस में हमारे साथ, हमारे लड़ाई में उपयोगी हो सकते हैं। जी, दवा की जरूरत वहां नहीं है, वहां व्यवस्था की जरूरत है, और व्यवस्था उन पैरामिलिट्री फोर्सेस के रिटायर्ड जो लोग हैं उनसे बेहतर कोई नहीं कर पाएगा। मैं चाहूंगा कि सरकार किसी अधिकारी को नोडल ऑफिसर नियुक्त करे और उनकी एसोसिएशन से संपर्क करके उनको यह काम सौंपे। धन्यवाद। डॉक्टर चंद्रमोहन सिंह, डॉक्टर उमाशंकर पांडे जी, देश दीपक सिंह, डॉक्टर आर.एन. प्रसाद जी, सुधीर त्यागी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अमिताभ जी, आपका भी इस चर्चा में आप मकसद सिर्फ इतना है, शहर में कंट्रोल कर लिया, गांव में कंट्रोल कर रहा है, गांव को बचाना है, क्योंकि गांव में कोरोना के आंकड़े निकल कर आ रहे हैं। हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए 9 टीवी के साथ, सिर्फ खबर के लिए।